नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिनों के बाद अब हमारी आपसे वार्ता हो रही है, क्योंकि दीपावली के पर्व पर कुछ दिन का अवकाश रहा। आज फिर हम लोग एक दूसरे से आमने सामने हो रहे हैं। और जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने गेहूं की खेती के बारे में अच्छे से चर्चा की थी विस्तार पूर्वक, उसी के आगे से हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। पिछला जो टॉपिक था हमारा, जैसा कि मुझे याद है कि गेहूं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें मैक्सिकन गेहूं और ड्यूरम गेहूं के बारे में हमने आपको अवगत करा दिया था। उसके आगे से हम चर्चा करने वाले हैं, और आज गेहूं के पार्ट 2 पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। जैसा कि अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी या अदर कोई एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हो, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट उसमें सिलेबस में मेंशन है। जाहिर सी बात है कि एग्रोनॉमी इज द हार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। कहने का मतलब एग्रीकल्चर का आप कोई भी पेपर दोगे उसमें एग्रोनॉमी होगा ही होगा। ठीक है, तो एग्रोनॉमी का टॉपिक होना और गेहूं की खेती का ना होना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हर जगह आपको गेहूं की खेती मिलेगी। ठीक है, सीजन भी आ गई है, बुवाई शुरुआत हो गई है। तो गेहूं की खेती आपके लिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये आपको भली भांति से पता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर सर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है कि सर एजीटीए के लिए एग्रोनॉमी की क्लास। हमारा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे, वहां पर एग्रोनॉमी की ढेर सारी क्लासेस आपको सिस्टमेटिक मिलेंगी। कहने का मतलब ये नहीं कि एक पार्ट इसका एक पार्ट उसका, आपको विधिवत एक बच्चा जो नोट्स बना सकता है और प्रॉपर उसकी तैयारी कर सकता है, चाहे वो एजीटीए की तैयारी कर रहा हो चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहा है। दोनों एग्जाम के लिए आपको हिंदी माध्यम में बहुत ही परिशुद्ध मात्रा में कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप इस कंटेंट को अधिक से अधिक सदुपयोग करें और अपने साथियों तक विस्तारित करें। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा इस क्लास से जुड़ सकेगा। आप लोगों के असीम प्रेम से आज वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी 1.85 के आसपास पहुंच चुका है। कहने का मतलब 1.86 1860 सब्सक्राइबर विद इन मंथ, एक महीने के अंदर हमने और आपके सहयोग से प्राप्त किए। अगर आपका ऐसा ही सहयोग बना रहा तो बहुत जल्द वो मुकाम हासिल होगा जो आप लोग कहते थे हमसे कि सर आप अपना चैनल बनाइएगा। बहुत जल्द आपको हम लोगों का सपोर्ट दिखेगा, और वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। तो कैसा रहा दीपावली का त्योहार? आप लोग सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आप लोगों ने पटाखे छुड़ाए, दीपोत्सव किया, और आप बड़े हर्षोल्लास से सारे द्वेष ईर्ष्या मिटाकर एक दूसरे से गले लगकर एक शांतिप्रिय मन से दीपावली के पर्व को उत्साहित करते हुए हम लोग अब अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पर्व बीच बीच में हमारी खुशियां और ज्यादा बढ़ाने के लिए आते हैं। अब हम खुशियां बढ़ाएंगे एग्जाम को क्रैक करके, और जाहिर सी बात है हमारे दिल को अंततः तसल्ली कब मिलेगी? जब फाइनली ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में होगा, तब हमको मिलेगा सुकून की वाह रे, तेरे लिए कितना मेहनत हमने कर डाला, आज तू मेरे सामने है। ठीक है, वो पल वो लम्हा कितना हसीन होगा जब आप लोगों के सामने एजीटीए या टीजीटी का ज्वाइनिंग लेटर होगा। बड़ा आनंदमय होगा। ठीक है, चलिए इसी मन में उत्साह भरते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, और हम बात करते हैं गेहूं का वर्गीकरण, जो हमारी मुख्य हेडिंग थी, गेहूं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। गेहूं का वर्गीकरण, देखिए हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं गेहूं का वर्गीकरण। हाँ, ध्यान देना कि कुछ क्लासेस का पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हुआ। दीपावली की छुट्टी में थोड़ा व्यस्तता ज्यादा रहने की वजह से एक दो पार्ट का जो पीडीएफ है वो आप तक पहुंच नहीं सका। तो आज सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो गेहूं के वर्गीकरण में हम लोग मैक्सिकन गेहूं के बारे में चर्चा कर लिए थे, ड्यूरम के बारे में बात कर लिए थे, ड्यूरम से जुड़ा हुआ करंट इवेंट जो था कि उसको जीआई टैग बुंदेलखंड रीजन को दिया गया, ये भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे ईमर गेहूं। किसकी बात करेंगे? ईमर गेहूं की बात करेंगे। ईमर गेहूं, तो ईमर गेहूं के बारे में सबसे पहले अगर हम चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। क्या नाम होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम। डाइकोकम।
ट्रिटिकम डाइकोकम इसका नाम होता है किसका? ईमर गेहूं का। ठीक है, ध्यान देना। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें टूयन सर कितने होते हैं, तो टूयन होते हैं 28, और 28 होते हैं अगर टूयन, तो वो कैसा होगा? टेट्राप्लॉयड होगा, चतुर्गुणित होगा। कैसा होगा? चतुर्गुणित होगा, टेट्राप्लॉयड होगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ईमर गेहूं या ट्रिटिकम डाइकोकम गेहूं भारत में कितना % क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो भारत में मात्र 1% क्षेत्र होता है, जो कि मुख्यतः दक्षिण भारत में। कहा? दक्षिण भारत में। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। दक्षिण भारत में कैसा क्लाइमेट होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो हमने देखा कि क्षेत्र इसका 1% होता है। अब अगर हम बात करें इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग की अगर हम बात कर लें, तो इसके उपयोग पे हम लोग नजर डालेंगे। इसका बनाया जाता है उपमा, उपमा बनाने हेतु। उपमा क्या होता है भैया? एक व्यंजन होता है जो दक्षिण भारत में खाया जाता है। उपमा बनाने हेतु, उपमा एक खाद्य व्यंजन होता है। उपमा एक क्या होता है? व्यंजन होता है, खाद्य व्यंजन, खाने वाला व्यंजन होता है, जो कि कहाँ प्रमुखता होता है? साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा बनाया जाता है। राजस्थान के अंदर भी इसको लोग बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपभोग करते हैं, सुबह सुबह उपमा बना के। तो उपमा ये किससे तैयार किया जाता है? ईमर गेहूं से तैयार किया जाता है। किससे? ईमर गेहूं से तैयार किया जाता है। उसके बाद एक और गेहूं के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके बारे में हम देखते हैं। चौथा नंबर जो हमारा है, जिसको बोलते हैं भारतीय गेहूं। क्या बोलते हैं? भारतीय गेहूं, इंडियन व्हीट जिसको बोलेंगे। और इसका बीएन की हम अगर बात करें तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम के नाम से इसको हम जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियन व्हीट है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये इसमें टूयन कितना होता है? तो इसमें टूयन होता है भाई साहब 14। कितना होता है? 14। ये द्विगुणित गेहूं होता है। कैसा होता है? द्विगुणित गेहूं होता है। इस बात को आप भली भांति से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरा, अगर इस पे हम पॉइंट बनाएं तो हम लिखते हैं कि कम उगाया जाता है। ये कम उगाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में बहुत कम उगाया जाता है, ये पॉइंट आता है। ठीक है, तो भारत में कम उगाया जाता है। कम उगाया जाता है। कारण कम उगाया जाता है, इसका कारण क्या है? अगर हम कारण पर चर्चा करें कि कम उगाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर का जो कोई भी व्यक्ति होता है, अपने घर वालों को प्यारा नहीं होता है। तो ये भारत का बेचारा गेहूं है, भारत वालों का प्यारा नहीं है। उसके पीछे बहुत से कारण होंगे। जैसे हम लोग, हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, देखो तुम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हो। मोहल्ले का देखो राजकुमार का लड़का गोलू, सुरेंद्र का लड़का कालिया कितना काम करता है, दिन भर काम करता है, पढ़ता भी है, और तुमसे अपना मांस लेके नहीं चला जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी बातें सुनने को मिलती है, उनको घर पे मिलती है ना, कि अपने मम्मी पापा द्वारा कोसे जाना, जैसे आ गए घर पे खाना खाने के लिए, कहते काम के ना दाम के, दुश्मन अनाज के, कहते नहीं कहते? बिल्कुल। और मोहल्ले वाले बच्चों की तारीफ करते हैं। ऐसे मोहल्ले वाली आंटी हमारी तारीफ करती है, अपने बच्चों की बुराई करती है। कहीं ना कहीं मतलब एक जगह बुराई सह लेते हैं, दूसरी जगह अपना नाम भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसे जो भारतीय गेहूं है बेचारा, एक कम उगाया जाता है। इसके पीछे की कहानी है क्या? कम उगाए जाने का इसका कारण क्या है भैया? तो इसकी प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता, इसकी जो उत्पादकता है भैया लोगों, वो बहुत कम है। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता इसका पहला कारण हुआ। और दूसरा इसके कारण पे अगर हम चर्चा करें तो दूसरा इसका कारण है रस्ट के प्रति अत्यधिक सहनशील या सुग्राही, संवेदनशील। तो रस्ट रोग के प्रति, रस्ट रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, अत्यधिक संवेदनशील।
ठीक है, जो रस्ट रोग लगता है गेहूं में उसके प्रति ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे ही रस्ट आया तो ये मान के चलो रस्ट का प्रकोप इसमें दिखने लगता है। इसलिए ये बहुत से कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको भारत में कम उगाया जाता है। कहने का मतलब आपको वर्गीकरण से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपके बीच लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीडीएफ इसका पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अंत में आप डिस्क्रिप्शन जैसे ही ओपन करेंगे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। और जो बच्चे लिंक ना जानते हुए डायरेक्ट अगर सर्च करना चाहें तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। प्ले स्टोर पे अगर आप एप्लीकेशन सर्च करोगे तो वाईडी एग्रीकल्चर के एकेडमी के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो आप हर जगह आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से ही पाओगे। और आपके लिए जो एग्रोनॉमी की क्लास दी जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप आ सकते हो, पढ़ सकते हो। यूपी कैडेट का जो भी बच्चा अगर इससे कुछ कंटेंट प्राप्त करना चाहता है तो वो भी उसका भी स्वागत है क्लास में और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये क्लास इतनी सहज भाषा में बनाई गई है आप इसको कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो आराम से सहज भाषा में समझ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रकार के गेहूं का। जैसे अगर मैं बात करता हूं ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, और दूसरा याद करते हैं हम इसमें ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो गेहूं हैं ये कैसे हैं, ये द्विगुणित है। कैसे हैं, द्विगुणित है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से द्विगुणित गेहूं कौन सा है, तो द्विगुणित गेहूं कौन सा होगा भैया लोगों, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, कभी भी पेपर में आए आज के बाद ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है अपने को। ठीक है, ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है कि कभी भी इसको गलत नहीं करना है अपने को। दिख रहा है ना, ठीक, हाँ, विशेष रूप से। अब हमने देखा कि ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम ये द्विगुणित है, 2n बराबर 14, ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम ड्यूरम और दूसरा हम बात करते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम। क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर इसमें किसमें गुणसूत्र कितने होंगे। बहुत से बच्चे ट्रिटिकेल में गलत गुणसूत्र याद कर लेते हैं, गलत क्वेश्चन करके सही चले आते हैं। हम आपको बताएंगे कि गलत आपको करना ही नहीं है इसमें। अब ट्रिटिकम ड्यूरम ट्रिटिकम डाइकोकम में गुणसूत्र कितने होते हैं, ये चतुर्गुणित होता है। कैसा होता है, चतुर्गुणित होता है भैया लोगों। कैसा होता है, चतुर्गुणित होता है। मतलब 2n बराबर कितना होगा, 28 होगा। कितना होगा, 28 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम स्पेल्टा। ये दोनों कैसे होते हैं, ये षष्ठ गुणित होते हैं। कैसे होते हैं, षष्ठ गुणित होते हैं, षष्ठ गुणित होते हैं। मतलब हेक्साप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हेक्साप्लॉइड होते हैं। 2n बराबर 42 होंगे। इसमें कितने होंगे भैया लोगों, 2n बराबर 42 होंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम एक पॉइंट लिखते हैं, गेहूं, गेहूं में हैप्लॉइड या मोनोप्लाइड, हैप्लॉइड या मोनोप्लाइड। कहने का मतलब n बराबर कितना होता है गेहूं में, 21 होता है। अमूमन कितना होता है, 21 होता है। जो 42 होता है ना कॉमन ब्रेड व्हीट, उसमें 42 होता है, तो n बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। इस बात को ध्यान देना। और बेसिक क्रोमोसोम, आधारी गुणसूत्र, बेसिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम
क्रोमोजोम आधारीय गुणसूत्र, आधारीय गुणसूत्र, ठीक है। आधारी गुणसूत्र कितना होता है? बेसिक क्रोमोसोम एक्स से डिनोट करते हैं बराबर 7। कितना होता है? 7। कैसे जानते हैं? कैसे जानेंगे कि एक्स बराबर 7 होता है? तो हम बताते हैं एक्स बराबर 7 कैसे होता है। 42 होता है और कितने गुणित होता है? षष्ठ गुणित होता है। कितने? षष्ठ गुणित होता है। तो 42 के नीचे 6 रख दो, आ जाएगा 7। 28 होता है चतुर्गुणित, 28 के नीचे 4 रख दो, आ जाएगा 7। द्विगुणित 14, 14 के नीचे 2 रख दो, आ जाएगा 7। कहने का मतलब इन गुणसूत्र का जब हम खंडन करेंगे तो छोटे से छोटा टुकड़ा हमें 7 ही प्राप्त होगा, उससे नीचे नहीं प्राप्त होगा। तो मतलब वो आधारी टुकड़ा है। तो आधारी गुणसूत्र कितना हो गया? 7। हम आपको जेनेटिक्स की भाषा में ये चीज नहीं समझाए और आप समझ भी नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको टुकड़े की भाषा में समझा दिया कि गुणसूत्र को तोड़ दो और छोटा सा छोटा टुकड़ा बना दो और उसको बना दो आधारी गुणसूत्र। तो याद रखना, कभी कभी हैप्लॉइड और बेसिक क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, परंतु हर केस में ऐसा नहीं होता। हर केस में ऐसा नहीं होगा। धान के केस में दोनों सेम होंगे, परंतु गेहूं के केस में दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत काम की चीज हमने आपको बता दी, यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रिटिकेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रिटिकेल के बारे में बात करेंगे। अब ट्रिटिकेल को समझेंगे हम लोग, फिर इस पर चर्चा करते हैं अच्छे से विस्तार पूर्वक। ठीक है, चलो इसको उठा के इधर रखते हैं। अब ट्रिटिकेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला मानव निर्मित खाद्य कौन सा है? ट्रिटिकेल है। पहला मानव निर्मित खाद्य ट्रिटिकेल। प्रथम मानव निर्मित खाद्य प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न है कौन सा? ट्रिटिकेल। जनक, इसके अगर जनक पूछा जाए तो क्या लिखोगे? रिम्फू। क्या लिखोगे? रिम्फू। इसका अगर विकास पूछोगे, ट्रिटिकेल का विकास, तो इसका विकास कहां हुआ? स्वीडन में। कहां? स्वीडन में 1890 में रिम्फू द्वारा विकसित, रिम्फू द्वारा विकसित। किसके द्वारा विकसित? रिम्फू द्वारा विकसित। ठीक है, याद रखना कि ट्रिटिकेल से पूछे जाने वाले यही कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न फसल ट्रिटिकेल, जनक, रिम्फू, विकास, स्वीडन में 1888 कहीं कहीं लिखा मिलेगा, याद रखना 1890 में रिम्फू के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। ट्रिटिकेल में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो गुणसूत्र की बात करते हैं, 2n बराबर होते हैं 56। और ये कैसा होता है? अष्टगुणित होता है भैया लोगों। कैसा होता है? अष्टगुणित। कहीं कहीं आपको षष्ठ गुणित लिखा मिलेगा, मैं इसको सिद्ध करके बता दूंगा कि ये भैया लोगों अष्टगुणित ही है। आगे हम बात करते हैं, इसकी एक प्रजाति है ट्रिटिकेल की, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। प्रजाति का नाम है DT46। क्या नाम है? DT46। ये ट्रिटिकेल की प्रजाति है। ठीक है, क्या है? ट्रिटिकेल की प्रजाति है DT46। अब ये क्रॉस कराया गया। ठीक है, क्या कराया गया? अब ये क्रॉस कराया गया है, किसके किसके बीच क्रॉस कराया गया है वो अपने को देखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर एक तरफ हम लोग लिखते हैं गेहूं,
और कौन सा गेहूं? मैक्सिकन गेहूं। और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं राई। तो गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम, गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है। और इस राई का नाम है सिकल सीरियल। सिकल सीरियल ये क्या है? एक घास है, एक ग्रास है। ध्यान देना, वो सरसों वाली राई नहीं है ये सिकल सीरियल। ये एक ग्रास है, राई और गेहूं, इन दोनों का क्रॉस हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस हो रहा है। गेहूं में 2n कितना होता है? 42। ट्रिटिकम एस्टिबम में 42 होता है। n बराबर हम बात करेंगे तो 21। n बराबर कितना होता है? 21। और अगर हम बात करें तो सिकल सीरियल में 2n बराबर कितना होता है? 14। n बराबर कितना होता है? 7। जब कभी भी क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में हैप्लॉइड या हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जितना भी पेरेंट में क्रोमोसोम होगा इसका हाफ सेट आधा जाएगा F1 पीढ़ी में। कितना जाएगा? आधा जाएगा F1। F1 मतलब फिलियल फर्स्ट स्टेज। अब इनका क्रॉस हुआ, F1 पीढ़ी में इनका आधा आधा जाएगा। तो यहां से आधा 21 और यहां से आधा 7। 21 7 कितना हो गया? 28 हो गया। अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम कितना हो गया? 28 हो गया। n बराबर कितना हो गया? 28 हो गया। और यहां पर हमने 28 देख लिया। अब इस मान लो, इसको हम मानते हैं ए जीनोम, इसको मानते हैं बी जीनोम। यहां पर आ गया ए और बी। क्या आ गया? ए और बी आ गया। अब ये कैसा है? होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस है? ये कैसा है? होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस है? तो जीनोम जब होमोलोगस होगा तभी वो पेयरिंग करेगा। ये नॉन होमोलोगस है, ए अलग बी अलग। ये कैसा है? नॉन होमोलोगस है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, क्या है ये? नॉन होमोलोगस है। नॉन होमोलोगस है तो पेयरिंग नहीं करेगा। जो पेयरिंग होगी वो नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो पेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका होमोलोगस करना पड़ेगा, इसको होमोलोगस में लाना पड़ेगा। होमोलोगस जब आ जाएगा तब ये पेयर करेगा। क्या करेगा? पेयर करेगा। और होमोलोगस लाने के लिए हमको क्या करेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? इसका डबलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका डबलिंग करना पड़ेगा। डबलिंग करना पड़ेगा। और डबलिंग किससे होगा? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन, कोल्चिसिन रसायन के द्वारा हम क्या करेंगे? डबलिंग करेंगे। क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र को डबल करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? कोल्चिसिन। तो यहां पर जीनोम का हम डबलिंग कर रहे हैं, तो यहां पर जब जीनोम का डबलिंग करेंगे तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी कि 2n बराबर 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। कि यहां पर हमने डबलिंग कर ली ना, 28, n बराबर 28 था, हमने इसको डबल कर दिया तो 2n बराबर 56 आ गया। और जीनोम क्या प्राप्त हुआ हमें? A और A, B और B। अब ये होमोलोगस हो गए। होमोलोगस हो गए तो ये आपस में पेयर कर जाएंगे, आपस में पेयर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब 2n बराबर 56, अगर यहां पर ये होमोलोगस नहीं कंडीशन लाते, पेयरिंग नहीं कराते, तो ये स्टेराइल आ जाता। F1 क्या होता? स्टेराइल हो जाता। तो यहां पर हमने क्या किया? ए बी नॉन होमोलोगस थे, इनका होमोलोगस में बदलने के लिए हमने क्या किया? डबलिंग करा दिया। डबलिंग जब किए तो गुणसूत्र भी डबल हो गए, 2n बराबर 56 आ गया। अब आपको पता चल गया कि ट्रिटिकेल में साहब 56 होता है तो कैसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से 56 होता है। आप इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रिटिकेल के बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। फटाफट से आप इसको नोट करते रहिएगा। इसको लिख लीजिएगा। जो भी आपको लगे उसको समझते रहना। अगर ये हार्ड लगे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना, परंतु हाँ समझना जरूर।
ठीक है, जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अब यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसका क्रॉस हमने करवा दिया सारा कुछ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक्स पर, गेहूं से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे इसके लिए कैसा वो चाहिए मिट्टी। तो गेहूं की खेती के लिए मृदा कैसी चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए गेहूं को, तो सॉइल गेहूं को चाहिए दोमट व बलुई दोमट। कैसी चाहिए, लोम व सैंडी लोम, दोमट व बलुई दोमट, बलुई दोमट। इसको अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो लोम एंड सैंडी लोम, लोम एंड सैंडी लोम। सबसे अच्छी जो खेती के लिए मानी जाती है सैंडी लोम सर्वोत्तम होती, सर्वोत्तम किसके लिए, खेती के लिए। खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है कौन सी, सैंडी लोम। तो ये मिट्टी हो जाती है जिसका पीएच की अगर हम बात करते हैं, इस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए, तो 6.5 से लेकर के 7.5 एक न्यूट्रल पीएच होना चाहिए जिस पे गेहूं की खेती अच्छी तरीके से हो सके। तो यहां तक हमने मिट्टी के बारे में चर्चा कर ली। अब मिट्टी से आगे बढ़ेंगे और कुछ मुद्दे पर, कुछ और बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे अच्छी खेती की अगर हम बात करेंगे, सर्वोत्तम खेती तो इसी की होती है दोमट मिट्टी में, बलुई दोमट में। आगे हम बात करेंगे मिट्टी से आगे बढ़ के, तो सबसे चर्चा करेंगे जलवायु। तो गेहूं के लिए जलवायु कैसा चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए। क्लाइमेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है और मौसम के योग को हम जलवायु कहते हैं। WMO के अनुसार 30 से 33 वर्ष या 31 से 33 वर्ष का जो मौसम होता है उसको योग करते हैं। समेशन ऑफ वेदर कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट इज अ ग्रीक वर्ड, क्लाइमेट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लाइमा। किससे बना है, क्लाइमा से बना होता है। ठीक है, तो जलवायु की अगर हम बात करें तो गेहूं को कैसी जलवायु चाहिए होती है, जब हम गेहूं को बोते हैं, कहने का मतलब वानस्पतिक अवस्था। जैसे इस समय हमने गेहूं को बो दिया तो कुछ दिन बाद गेहूं अपनी वानस्पतिक ग्रोथ करेगा। तो जब वनस्पति की ग्रोथ करेगा, अक्टूबर नवंबर में हमने गेहूं को बोया और वो जाके दिसंबर जनवरी में अच्छी ग्रोथ करेगा, वानस्पतिक ग्रोथ पे होगा, तो उसको जलवायु कैसी चाहिए होगी, ठंडी व नम। ठंडी व नम मतलब कूल व मोस्ट, ठंडी व नम। अगर हम बात करें तो कूल एंड मोस्ट जलवायु चाहिए। दूसरा परिपक्वता, जब गेहूं पकता है, कब पकता है, फरवरी मार्च में। परिपक्वता अवस्था या परिपक्वता के समय, परिपक्वता के समय अगर हम जलवायु देखें तो गर्म व शुष्क, गर्म व शुष्क, हॉट एंड ड्राई। कैसा, हॉट एंड ड्राई। ये क्लाइमेट चाहिए गेहूं की फसल को। कैसा चाहिए, हॉट एंड ड्राई। तो हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में भी अच्छे से जान लिया। हर एक चीज को हम धीमे धीमे गति से पढ़ा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें सीधे ट्रांसफर कर जाएं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आऊं और गेहूं की खेती खत्म करके चला जाऊं। कहने का मतलब यूट्यूब इतिहास में अपने को वो मुकाम हासिल करना है जो आज तक एग्रीकल्चर वाले बच्चों को नहीं मिला। वो भटकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक मुझे मिल ही नहीं रहा है। अभी हमने तो बस शुरुआत की है, अभी कुछ समय आने दो कि एग्रीकल्चर का सारा कंटेंट हम आपको YouTube पे अवेलेबल करा देंगे, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे होगे, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सर्च करोगे YouTube पे, आपको वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिलेगा और वो कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर होगा, ये मान के चलना। तो हमने जलवायु की बात कर ली, अब हम तापमान की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे भैया लोगों, तापमान की बात कर लेंगे। तापमान जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो तापमान की जब हम बात करते हैं तो गेहूं में तापमान दो प्रकार से हमने आपको बताया था पहले भी। आधारी, बेस टेम्परेचर। कौन सा, आधारी, कहने का मतलब बेस टेम्परेचर, बेस टेम्परेचर। तो गेहूं में बेस टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो बेस टेम्परेचर का मतलब ऐसा तापमान जिसके नीचे जाने पर तापमान के गेहूं की खेती नहीं हो सकती, मतलब मिनिमम टेम्परेचर कह सकते हैं इसको। तो बेस टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है।
ये पूछा गया क्वेश्चन है जेआरएफ एग्रोनॉमी से, ठीक है। और कई ऐसे एग्जाम है जहां पर वेस्ट टेम्परेचर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद एक होता है औसतन तापमान। क्या होता है? औसतन तापमान, एवरेज, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। औसतन तापमान जो गेहूं में मिलता है हमें देखने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना मिलता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं ब्रैकेट में 16 से 25 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाता है। ध्यान देना, दोनों ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। अगर 20 से 25 दे रहा है तो 20 से 25 टिक करेंगे, अगर 20 से 25 ऑप्शन में नहीं है तो 16 से 25 को ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, भूल मत जाना कि नीलेश सर ने दोनों लिखा दिए, इसका मतलब क्या था। ऑप्शन देखोगे दोनों में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप सोचोगे सर दोनों दे दिया है, तो दोनों तब देगा जब आप पेपर बनाओगे, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हो, एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुवाई का समय, सोइंग टाइम, बुवाई का समय। सोइंग टाइम, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो गेहूं एक रबी ऋतु का मुख्य खाद्य फसल है, तो इसका जो सोइंग टाइम भैया होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर होता है। ध्यान देना, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, ठीक है। अक्टूबर से लेकर के नवंबर माह तक गेहूं का बुवाई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अन्य टॉपिक्स के ऊपर। फटाफट से आप इसको लिख के रख लीजिएगा। अभी तक तो हम लोग नॉर्मली गेहूं के बारे में सारी जानकारी ले रहे थे, अब आपको यहां से वो चीजें मिलने वाली हैं जो डेटाबेस भी हैं और याद रखने वाली चीजें भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं बीज दर के ऊपर। उससे पहले हम अंतरण देख लेते हैं, गेहूं में अंतरण कितना रखते हैं, स्पेसिंग कितना रखते हैं। अंतरण हम लोग रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। क्या होता है? लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी नहीं, लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। गेहूं में पौध से पौध की दूरी निश्चित नहीं करते हैं, फिर भी कुछ किताबों में मिलता है 22.5 × 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर वो लोग बता देते हैं। तो आप ध्यान रखना, कहीं अगर आपको लिखा मिले तो ध्यान दे लेना कि नीलेश सर ने भी ऐसा कुछ बताया था। तो अंतरण के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं बीज दर के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारी हेडिंग होगी बीज दर, सीड रेट। सीड रेट, ठीक है। अब बीज दर पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आएगा नॉर्मल, सामान्य बीज दर। क्या होगी? सामान्य। सामान्य दशा में, अगर हम सामान्य दशा में गेहूं को उगाना चाहें तो सामान्य दशा में बीज दर हम लोग कितना रखते हैं? 100 kg रखते हैं। कितना रखते हैं? 100 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कितना? 100 kg प्रति हेक्टेयर हम लोग बीज दर रखते हैं। अब हम बात करते हैं FIRB विधि, FIRB विधि। FIRB विधि में हम गेहूं की जब बुवाई करते हैं FIRB विधि से तो बीज दर कितना रखते हैं? 75 kg पर हेक्टेयर। अभी हम FIRB के बारे में अभी आगे हम आपको बताएंगे, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड इसको बोलते हैं। ये हमने यहां पर चर्चा कर ली। अब अगर हम बात करें कि पछेती या शुष्क भूमि, पछेती में बुवाई करें या शुष्क भूमि में बात करें या लवणीय भूमि में बुवाई करें या असिंचित भूमि में बात करें। असिंचित क्षेत्र में अगर हम बात करें, गेहूं की बुवाई करें
तो बीज दर कितना रखेंगे भैया? 120 से लेकर के 125 केजी पर हेक्टेयर। कितना रखेंगे? 120 से लेकर के 125 केजी पर हेक्टेयर हम लोग बीज दर रखते हैं इतनी दशा में। चाहे पछेती बुवाई करेंगे या आसिंचित क्षेत्र होगा या लवणीय भूमि होगा या शुष्क भूमि होगा। शुष्क भूमि में 10 से 15% बीज दर तो हम ऑलरेडी बढ़ा के ही रखते हैं, क्योंकि नमी की मात्रा कम होती है, जर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ये चीजें हम लोग ने देख लिया। उसके बाद डिबलर, डिबलर द्वारा अगर हम बोते हैं तो बीज दर लगती है 25 से 30 केजी। कितना लगता है? 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर लगता है। 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर डिबलर विधि से लगता है। ये ध्यान देना, कितना? 25 से 30 केजी ये डिबलर मशीन के द्वारा लगता है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब हमको बात करना है कि गेहूं को अगर हम सीड ड्रिल से बोएंगे तो कितना लगेगा? 80 से 100 केजी के आसपास लगेगा। ठीक है। हल से बुआई करेंगे 60 से 80 केजी तक लग जाएगा। वो आपसे पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिबलर, FIRB, ड्राई फार्मिंग, सलाइन सॉइल, अनइरिगेटेड, लेट सोइंग। ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बुवाई की विधि। यहां पर बात करेंगे बुवाई की विधि। बुवाई की विधि, सोइंग मेथड, मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग। तो मेथड ऑफ सोइंग में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हम चर्चा में बिंदु लेते हैं छिटकवा। छिटकवा विधि, जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। कहने का मतलब छिटकवा विधि जिसको बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है? गेहूं के दाने लेते हैं और इस प्रकार से छिटकते हुए गांव में चले जाते हैं। आपने देखा होगा गांव में बोते हैं, तो वो छिटकवा विधि होती है। दूसरा दूसरा क्या होता है? ड्रिलिंग, ड्रिलिंग विधि, जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड। किसके द्वारा होता है? सीड ड्रिल के द्वारा होता है, सीड ड्रिल के द्वारा होता है। ठीक है। सीड ड्रिल में बीज की मात्रा समान रूप से गिरती है, बीज की गहराई भी समान रूप से होती है, परंतु इसमें पौध से पौध की दूरी निश्चित नहीं होती है। ध्यान देना, ड्रिलिंग लाइन से लाइन की दूरी निश्चित होगी, परंतु पौध से पौध की दूरी निश्चित नहीं होती है। तो ड्रिलिंग सीड ड्रिल के द्वारा किया जाता है। डिबलिंग, अगला है डिबलिंग विधि। डिबलिंग विधि डिबलिंग मेथड, ये किसके द्वारा होता है? ये डिबलर द्वारा होता है। किसके द्वारा? डिबलर द्वारा बोया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हल, चौथा बात करेंगे हलाई विधि। ठीक है, प्लाऊ मेथड। हलाई विधि, इसमें क्या होता है? हल, हल द्वारा। अब हल द्वारा दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। एक लिखते हैं पोरा विधि। पोरा विधि क्या होता है? हल के पीछे कूण में बीज गिराते हुए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोरा विधि। हल चल रहा है, उसके पीछे हम बीज गिराते हुए कूड़ में चल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पोरा विधि। दूसरा, हल चल रहा है और हल के ही हत्थे पर एक फनल या कीप लगी होती है, उसमें बीज भरा होता है और अपने आप बीज गिरता जाता है फनल या कीप के द्वारा, उसको हम बोलते हैं केरा विधि। क्या बोलते हैं? केरा विधि बोलते हैं। हल में ही लगा रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? केरा विधि बोलेंगे। अब हम बात करते हैं पांचवा, FIRB विधि। FIRB विधि, इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं फरो इरिगेटेड, फरो इरिगेटेड। अभी आपको समझाते हैं कैसा होता है। फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, रेज्ड
बेड, ये करनाल हरियाणा के द्वारा डेवलप किया गया मेथड, FIRB, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। इसमें क्या होता है, कैसे होता है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, जरा हम बताते हैं आपको। ये मान लो किसी आपके पड़ोसी दम्मू का खेत है, मान लो आपके पड़ोस में एक दम्मू नाम का किसान रहता है, और उस दम्मू नाम के किसान का एक खेत है, और इस खेत में वो FIRB टेक्निक अपनाना चाहता है। तो क्या करेगा भैया, वो इस प्रकार से कुंड बना लेगा खेतों में। क्या बना लेगा, इस प्रकार से कुंड बना लेगा खेतों में भैया, इस प्रकार से कुंड बना लेगा। ये इस प्रकार से कुंड बना लिया। उसके बाद की कहानी क्या होती है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या है, यहां पर पानी पानी होता है। और ये क्या है, ये कुंड है, ये क्या है, ये फरो है, ये फरो है। और इसी फरो में क्या करना है, अपने को गेहूं बोना है। इसी फरो पर गेहूं बोना है। तो कैसे गेहूं बो सकते हैं हम लोग, ये मान लो ये गेहूं बोया हुआ है, इसी फरो पर गेहूं बोया हुआ है ये, ठीक है। अब इन कुंड के चारों ओर पानी चलता है, इसमें नमी की मात्रा भी बढ़िया बनी रहती है, बीज दर कम लगती है, परंतु उपज नॉर्मल गेहूं से ज्यादा मिलती है। तो ये फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड जो होता है, उसमें ये बीच बीच में पानी होता है। पानी कहाँ होगा, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर पानी चल रहा होगा। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर पानी चलता है, ठीक है। ये पानी वाला एरिया है, क्या है, ये पानी वाला एरिया है, ठीक है। ये ध्यान देना। तो कुंड के साइड साइड में नालियां होंगी जिनमें पानी चलता होगा, और इस कुंड पे बुवाई हुई होगी। तो ये FIRB कहलाता है। क्या कहलाता है, FIRB कहलाता है, जिसमें सामान्य से 25 kg बीज दर कम लगती है। कितना, सामान्य से 25 kg बीज दर कम लगती है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने बीज दर देख लिया, बुवाई का तरीका देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे बीज उपचार पर। बीज उपचार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीज उपचार से क्वेश्चन बहुत आएगा, ये ध्यान रखना। बीज उपचार, एक एक सिस्टमेटिक हम लोग बात कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक खेती पर हम लोग चर्चा करेंगे। सीड ट्रीटमेंट। अब देखो, सीड ट्रीटमेंट की जब बात आती है, तो हमारे पास एक, हमारे जहन में एक बात याद आनी चाहिए कि जब सर सीड ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं साहब, कि बीज के अंदर जो छुपे हुए जो बीजाणु हैं, या वायरस है, या कोई फंगस का कोई स्पोर है, माइसीलिया है, अगर बीज के अंदर छुपा हुआ कोई पैथोजन है, उसको हम बीज उपचारित करते समय ही मार देते हैं, ताकि हेल्दी बीज जो होता है खेत में अच्छा अंकुरित करेगा, अच्छा पौधा उससे बनेगा, अच्छी उपज हमें प्राप्त होगी। अगर हम बीज को ही उपचारित नहीं करेंगे, तो यहीं से रोग को हम जन्म दे देंगे। तो बीज में बैठे पैथोजन को दूर करने के लिए ही हम बीज का उपचार करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, पहले देसी उपचार भी कर लेते थे, परंतु हम देसी पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, गर्म जल उपचार। गर्म जल उपचार, इसको हम बोलते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म जल उपचार। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या करते हैं गर्म जल उपचार में भैया, 54 डिग्री सेल्सियस पानी को, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। ये पानी का ताप कितना, 54 डिग्री सेल्सियस पानी का ताप होता है। 10 मिनट तक
10 मिनट तक बीज इसमें डुबोते, बीज को डुबोते, डुबोते हैं। 54 डिग्री सेल्सियस तापमान का पानी होगा, उसमें हम 10 मिनट तक बीज को डुबोते हैं। इस विधि को किसने खोजा था? जेन्सन, जेन्सन द्वारा विकसित, जेन्सन द्वारा विकसित विधि। कौन सी? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। आ गया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन पूछा गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट से। दूसरा, सौर ऊर्जा या सौर ऊष्मा उपचार, सौर ऊष्मा उपचार, सोलर हीट ट्रीटमेंट, सोलर हीट ट्रीटमेंट। गर्म ऊष्मा उपचार या सौर ऊष्मा उपचार क्या होता है? गेहूं को गांव के देखा होगा आप लोगों ने, छत पे सुखाते हैं गांव में, द्वारे पे, खाट पे या जमीन में सुखा देते हैं, तो उसमें सूर्य की ऊष्मा लगती है, तो उसमें जो पैथोजन होते हैं वो बेचारे भाग जाते हैं, घुन जो बैठे नहीं रहते नहीं, वो भाग जाते हैं। तो सौर ऊष्मा उपचार, इसको विकसित किया था सत्तार और लुथरा ने। किसने विकसित किया? सत्तार और लुथरा द्वारा विकसित, सत्तार और लुथरा द्वारा विकसित, लुथरा द्वारा विकसित। ठीक है, ये एक उपचार हो गया। तो ये दो उपचार आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा उपचार, फफूंदनाशक रसायन, फफूंदनाशक रसायन, फंजीसाइड केमिकल, फंजीसाइड केमिकल। फफूंदनाशक रसायन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? बीज उपचार में। तो कौन सा रसायन वो उपयोग करते हैं हम लोग बीज उपचार में? वाविस्टिन या वीटावैक्स? वाविस्टिन या वीटावैक्स? वीटावैक्स सबसे पहला सिस्टमिक फंजीसाइड है। वाविस्टिन या वीटावैक्स ये क्या है? एक सिस्टमिक फंजीसाइड है। इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा, 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी ऑफ सीड। कहने का मतलब इस फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी ऑफ सीड के हिसाब से हम इसको उपचारित कर लेते हैं और जाके खेत में बो देते हैं, जिससे जो बीज जनित रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं, क्योंकि ये बीज के अंदर बैठे रोग कारक को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कहानी हो गई बीज उपचार की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए और जो भी हम आपको बता रहे हैं रूबरू आप तक पहुंचे। ये जो खेती हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे ना चीज़ों को तो वो बहुत मजा आएगा। और वैसे भी पढ़ने में तभी मजा आता है जब हमारे पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे आप लोग जो नोट्स बनाते हो इतनी मेहनत से, तो नोट्स की हिफाजत भी करना सीखो। मैं कभी कभी क्या होता है, हमारे जो आसपास के जो बच्चे जुड़े हैं हमारे बैच से, शताब्दी बैच से, तो एक दिन मैं एक बच्चे के घर पे अचानक चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, रिलेटिव है। मैं चला गया अचानक और देखा कि एक्सटेंशन का नोट्स उसका था, मेरा बना हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। उस पर नमकीन का पैकेट पड़ा हुआ था और पास में एक कप रखा हुआ था जिसमें चाय वाय पिया होगा। तो मैंने देखा, खोल के मैं पढ़ने लगा, तब तक वो आ गया बच्चा और अचानक हमें देखकर एकदम सिसक सा गया कि लो देख लिया इन्होंने, हमारा नोट था और हम ऐसे ही इसको डाल रखे थे। बोला कि भैया अभी हम पढ़ के उठे थे, ध्यान नहीं दे पाए। हमने कहा कोई बात नहीं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। फिलहाल हिफाजत करो क्योंकि आपने मेहनत से बनाया है।
आप उसको पढ़ाई में अच्छे से मन लगा के करो। फिर मैंने उससे अच्छे से 2-3 प्रश्न भी किए, बंदा बढ़िया तैयार करके रखा है, एकदम सुनाया अच्छे से, मजा आ गया कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता दिया कि आप भी मेहनत करो, क्योंकि दुनिया वीरों से खाली नहीं है। आजकल लोग ये मानना भूल जाते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, ये मान बैठते हैं कि हमको सब कुछ आता। देखिए जंगल का शेर है तो उसको ये मानना जरूरी है कि अकेले हम ही नहीं है और दूसरा भी शेर है, हालांकि वो राजा नहीं है मगर है दूसरा शेर। तो कहने का मतलब आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जैसे और भी विद्वान साथी हमारे साथ एग्जाम में बैठेंगे, तो उनको अगर हमें फाइट करना है, उनसे अगर हमें फाइट करना है तो अपने आप को और ज्यादा अपने आप में निखार लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने देखा बीज उपचार वगैरह, देखा बीज बुवाई वगैरह सब कुछ कर लिया। अब हम लोग खाद उर्वरक भी डाल देते हैं भाई, नहीं तो पौधा मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? बिल्कुल। चलो हेडिंग डालते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो मैन्योर की अगर हम बात करेंगे तो मैन्योर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगर खाद की बात करेंगे तो खाद एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। यहां तक कहानी आके रुकी। अब हमें खाद उर्वरक पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे से सारी चीजों को कवर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहली हेडिंग हमारे सामने होगी खाद। कौन सी हेडिंग होगी? खाद। और खाद में कौन सी खाद होगी? FYM, जिसको हम क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर। जो रेलवे का यार्ड होता है वहां पर, जहां पर रेलवे की गंदगी वगैरह धुलाई सब की जाती है, तो यहाँ जो फार्म पर जो फार्म का बचा हुआ कचरा होता है, गोबर होता है, इसको मिलाकर खाद बनाई जाती है, इसको हम गोबर की खाद कहते हैं। FYM प्रयोग किया जाता है, और कितना प्रयोग किया जाता है? @ 10 से 15 टन। 10 से 15 टन। यही अगर हम बात करेंगे सब्जी वाली फसल या चारे वाली फसल में तो ये 20 से 25 टन हो जाता है। कारण कि वो मल्टी कट होते हैं, उनकी एक से ज्यादा बार हार्वेस्टिंग होती है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रयोग करते हैं खाद। तो खाद हमने प्रयोग की 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। अब ये प्रयोग कब करते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं बुवाई के 1 माह पहले। किसके? फसल बुवाई के। बुवाई के 1 माह पूर्व। बुवाई के 1 माह पूर्व इसका हम प्रयोग करते हैं। और जो FYM होता है इसमें न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन क्या होता है? तो FYM के अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन पाया जाएगा भाई 0.5%। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस पाया जाएगा 0.25%, और पोटास पाया जाएगा 0.5%। कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अठन्नी चवन्नी के रूप में देखने को मिलता है। किसके रूप में देखने को मिलता है? अठन्नी के रूप में देखने को मिलता है। ये कहानी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। अब बात आती है साहब, जब हम FYM बुवाई के 1 माह पहले पूर्व कर लेते हैं तो जो गेहूं की फसल बोएंगे ये कितना नाइट्रोजन इससे खींच लेगी? तो कुल नाइट्रोजन का मात्र 30% ही पहली फसल पहली वर्ष में FYM से खींच पाएगी। ये भी क्वेश्चन आया है कि FYM का प्रयोग करते हैं तो FYM में उपलब्ध नाइट्रोजन का पहली फसल पहले वर्ष कितना % उपयोग कर पाता है? तो 30% या 33% या 1/3 भाग उपयोग कर लेता है। फास्फोरस 60 से 70% उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही पोटास प्रयोग किया जाता है। तो हमने खाद के बारे में चर्चा कर ली। खाद सड़ती है, ठीक है, इसलिए उसको 1 माह पूर्व प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उर्वरक की, फर्टिलाइजर की बात करेंगे, उर्वरक की बात कर लेंगे। उर्वरक में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे
उर्वरक। तो उर्वरक में मोस्टली हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एनपीके प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? एनपीके। एन प्रयोग करते हैं 120 केजी प्रति हेक्टेयर, 120 केजी प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस प्रयोग करते हैं 60 केजी प्रति हेक्टेयर। पोटास प्रयोग करते हैं 40 केजी प्रति हेक्टेयर। यहां तक की तो कहानी हमको समझ में आ गई कि साहब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का तो उपयोग कर लिए। यहां तक बात हमारे समझ में आ गई। अब यहां पर बात ये समझ में हमें आना है कि जो नाइट्रोजन है, इसकी लीचिंग को बचाने के लिए ये एक बार में डायरेक्ट प्रयोग नहीं होता है, ये बुवाई के समय प्रयोग। फास्फोरस और पोटास जो होता है बुवाई के समय प्रयोग किया जाता है, बुवाई के समय प्रयोग किया जाता है। परंतु नाइट्रोजन 50% बुवाई के समय, 50% बुवाई के समय प्रयोग किया जाएगा और 50% दो टुकड़ों में 25% और 25% ये प्रयोग किया जाएगा फर्स्ट सिंचाई, और ये प्रयोग किया जाएगा देन सेकेंड सिंचाई पर। किस पर? सेकेंड सिंचाई पर प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल पर छिड़काव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये प्रयोग किए जाएंगे टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल पर छिड़काव के रूप में। या खड़ी फसल पे जब हम उर्वरक प्रयोग करते हैं, जब फसल खड़ी होती है तो उर्वरक ऐसे प्रयोग करेंगे, उसको टॉप ड्रेसिंग बोलेंगे। जब जमीन में हम उर्वरक ऐसे प्रयोग करेंगे उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे, जब फसल नहीं खड़ी होगी तब। अगर फसल खड़ी होगी तो उसको टॉप ड्रेसिंग बोलेंगे, क्योंकि फसल के ऊपर से हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो 25% नाइट्रोजन पहली सिंचाई पर, 25% दूसरी सिंचाई पर, 50% हो गया। और 50% बुवाई के समय हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो 100% हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो ये स्प्लिट में उपयोग कर रहे हैं ताकि नाइट्रोजन का लॉस कम हो। ठीक है, नाइट्रोजन का लॉस कम हो, ये हम लोग बुवाई के टाइम ही 100% प्रयोग कर लेते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए एक पॉइंट और लिखिए। गेहूं में परागकण की जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए, गेहूं में परागकण की जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? किस पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं? पोलन वाइबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए किस पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा हमारा आंसर, बोरॉन। ठीक है, ध्यान देना, माइक्रोन्यूट्रिएंट है और जिसको बोरिंगटन साहब ने खोजा था। तो ये आपको खाद और उर्वरक की हमने स्लाइड पूरी बना दी है। इसमें एक एक चीजों को हमने मेंशन किया है जो आपके परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हमारा वो हम यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि अगली क्लास हम इसी के आगे से स्टार्ट कर लेंगे। जो अगला टॉपिक हमारा आएगा वो होगा सिंचाई, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण, उसके बाद जो अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो गेहूं से इंपॉर्टेंट हैं वो, और रोग कीट उपज भंडारण। इसको बताने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो वीट से रिलेटेड हैं और वीट की क्रॉप समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब पार्ट 3 में उम्मीद करेंगे कि गेहूं की खेती फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आपको कैसा लगा क्लास? आप लोग एक बार जरूर रिव्यू दीजिएगा। जो भी बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका
क्लास बहुत अच्छा आपको लगा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि मास्टर आपके फीडबैक से एनर्जेटिक होता है और एनर्जी पूर्वक आपको अगली क्लास में वो और अच्छा बताने का प्रयास करेगा। जैसे हमने जब टीए का बैच स्टार्ट किया 49 रुपए में, तो कई जगह से हमको मैसेज आया कि आपके पास सब्सक्राइबर तो है नहीं, आपके वीडियोस के व्यू नहीं जाएंगे, और बच्चे हमेशा टीचर के व्यूज देखकर टीचर का फीडबैक जनरेट करते हैं। ये हमसे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से बात की थी, मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को। तो मैं मैसेज पढ़ के बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम लोग हमको पीछे ढकेलने की साजिश तो करने लगे हैं, ठीक है। और कल मैं अपना चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं देखता हूं, अपना चैनल विजिट किया तो 5 डेज एगो का वीडियो था हमारा, जिसमें 1.1 के व्यू थे, और उनका 10 डेज ईगो का वीडियो था जिसमें 1.8 के फॉलोवर थे, मतलब व्यूअर थे। और सब्सक्राइबर हमसे उनके कहने का मतलब है बहुत गुना ज्यादा, हम हजारों में वो लाखों में, ठीक है, हम हजारों में वो लाखों में, ये अंतर है। तो कहने का मतलब है व्यू देखकर बच्चे टीचर का फीडबैक जनरेट नहीं करते हैं, ये वास्तविक बात है, ठीक है। अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो डेफिनेटली उसके 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो देखने पे लग ही जाता है कि हाँ ये हमारे काम का है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर क्लास अच्छी लाए, पसंद आए, तो एक नई क्रांति अपने को लाना है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। बस सहारा और समर्थन का आकांक्षी, जैसे ही आप लोग सपोर्ट में आएंगे, हम एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में नई क्रांति लाने के लिए तत्पर हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। एजेटीए वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, साथ ही साथ टीजीटी वाले हमारे जो प्यारे साथी हैं बिल्कुल घबराए नहीं। और संस्थान के द्वारा बहुत ही आज मैं बताने जा रहा हूं, एएफओ मेंस का बैच, एमएससी एजी एंट्रेंस, राजस्थान प्री पीजी एंट्रेंस, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस, एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच, इन सब की क्लासेस संस्थान 10 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहा है। डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, और जो पेड क्लासेस हैं वो हमारे एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, रजिस्टर करने के बाद कोर्स में जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको क्लासेस दिखना शुरू हो जाएंगी। तो जो बच्चे जड़ से एग्रीकल्चर को समझना चाहते हैं और वास्तविकता अपने आप को एग्रीकल्चर में एक महारत हासिल करना चाहते हैं अपने आप में, तो आप जुड़े हमारे एग्रीकल्चर के फाउंडेशन बैच से। हम आपको बनाएंगे जीरो से हीरो। क्लासेस 10 नवंबर से स्टार्ट, एडमिशन प्रारंभ है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इन बैचेस के लिए एडमिशन लेना चाहें वो एप्लीकेशन से जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में अगर कोई दिक्कत आए तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम और हमारा संस्थान, आपका संस्थान 24 घंटे सातों पहर सेवा में तत्पर है। जय हिंद।